दोस्तों, सबसे पहले इस जगह को देखिए। इसके बारे में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से या किसी वीडियो में जरूर सुना होगा। अमेरिका के सेंटा क्रूज में मौजूद इस जगह का नाम है मिस्ट्री स्पॉट। और यहाँ पर जाने वाले टूरिस्ट ऐसा कहते हैं कि इस स्पेसिफिक इलाके में ग्रेविटी काम ही नहीं करती। यहाँ लोग खड़े खड़े टेढ़े हो जाते हैं, दीवार पर स्लाइड स्टैंड कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार तो यहाँ आने वाले लोग दीवारों से उल्टे भी लटक जाते हैं। और ऐसा करने के लिए यहाँ के टूरिस्ट को किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इस जगह का कमाल ही ऐसा है कि यहाँ ये करतब अपने आप ही हो जाते हैं। और जिस वजह से इस जगह को द प्लेस विद नो ग्रेविटी कहा जाता है। बट इज इट रियली ट्रू? वेल, ऑफ कोर्स नॉट। इस जगह में ग्रेविटी बाकी जगह से कम या ज़्यादा नहीं है, बल्कि इस इलाके में जो मकान बने हुए हैं उनका आर्किटेक्चर ही इस तरह का है कि वहाँ पर कदम रखने वाले लोगों के और उसे ऑब्जर्व करने वाले लोगों के दिमाग में ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो टेढ़े चल रहे हैं, जबकि हकीकत में लोग केवल उसके डिज़ाइन से भ्रमित हो जाते हैं और कुछ भी नहीं। खैर दोस्तों, ये तो हो गई वो घटना जिसके पीछे सीधा सीधा ड्रोग छुपा हुआ था। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सच में ग्रेविटी हमारी एवरेज ग्रेविटी से कम या ज़्यादा भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन जगहों पर ना तो ऑप्टिकल इल्यूजन का खेला होता है और ना ही किसी छलावे का, बल्कि इन इलाकों में हकीकत में गुरुत्वाकर्षण बल औसत से कम या फिर ज़्यादा होता है, और वो भी इतना कि कई बार इनकी वजह से सैटेलाइट इमेज में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि जब पूरी धरती एक साथ बनी है और उसकी ऊपरी सतह पर सब कुछ टेरेस्ट्रियल एलिमेंट से ही बना हुआ है, तो धरती के किसी कोने पर ग्रेविटी कम तो किसी कोने पर ग्रेविटी ज़्यादा क्यों होती है? दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है 1990 से, जब वैज्ञानिकों ने धरती की ग्रेविटी को इक्वालिटी स्टडी करने के लिए एक प्रोग्राम को इनिशिएट करने की सोची। ग्रेविटी हमेशा से एक ऐसा टॉपिक रहा है जो हमें हर मौके पर कोई ना कोई सरप्राइज देता रहता है, और एटलीस्ट ये सरप्राइज धरती से ना आए, इसके लिए नासा ने जर्मनी स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन करते हुए नींव रखी ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट एज नोन एज ग्रेस। मार्च 2002 में लॉन्च की ग्रेस सैटेलाइट का काम था धरती को चारों तरफ से अच्छे से ऑर्बिट करना और उसकी ग्रेविटेशनल पावर को ऑब्जर्व करते हुए एक मैप को डिजाइन करना। यह मिशन करीब 15 साल तक चला। अक्टूबर 2017 तक धरती को अच्छे से ऑर्बिट करके सारे डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद ग्रेस ने डिजाइन किया हमारा पृथ्वी के नक्शे को। गौर से देखने पर इस नक्शे में आपको 4 मेजर कलर दिखाई देंगे, जो है रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। अब दोस्तों, इसमें जितना हिस्सा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वहां पर ग्रेविटी उतनी है जितनी धरती पर यूजुअली होनी चाहिए, 9.80665 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। मगर डिफरेंस क्रिएट होता है बाकी कलर्स में। जो हिस्सा यहाँ आपको नीले रंग में दिख रहा है, वहाँ पर नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनामोली ऑब्जर्व करी गई है, यानी इन इलाकों में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे कांस्टेंट एवरेज के मुकाबले कम रहता है। अब जो हिस्सा येलो कलर के हैं, वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल हल्के से ज़्यादा रहता है। एंड एट लास्ट रेड रीजन, पर्टिकुलरली उन हिस्सों को डिनोट किया गया है जहाँ की ग्रेविटी स्टैंडर्ड ग्रेविटी वैल्यू से कहीं ज़्यादा रहती है। अब देखो, ये तो हो गई कलर्स की बात, मगर यहाँ पर एक अहम सवाल ये बनता है कि धरती के अलग अलग हिस्सों पर ग्रेविटी कम या फिर ज़्यादा होती ही क्यों है? ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रेविटी कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होना कोई ज़रूरी बात हो, बल्कि ग्रेविटी एक वॉलेटाइल फोर्स है जिसकी ताकत एक जगह से दूसरी जगह पर एनवायरनमेंट और कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब देखो, इसके कई मेन फैक्टर्स हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, रोटेशनल इफेक्ट्स, एलिवेशन, टोपोग्राफी, टाइडल इफेक्ट्स, अंडरलाइंग जियोलॉजी, और जिस हिस्से को स्टडी किया जा रहा है उसी हिस्से से जॉइड लेवल से ऊंचाई भी। लेकिन जॉइड लेवल होता क्या है? देखो दोस्तों, आसान शब्दों में जॉइड एक ऐसा मॉडल है जिसमें वैज्ञानिक धरती को चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ इमेजिन कर लेते हैं और फिर इसी इमेजिनेशन के हिसाब से एक इमेजिनरी लेवल क्रिएट करते हैं। ये लेवल भी ये सोचकर क्रिएट किया जाता है कि धरती के हिस्से पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसी कांस्टेंट वैल्यू पर एक्ट करती है, और फिर उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए अगर किसी लोकेशन पर ज़मीन या फिर समुद्र का लेवल उस प्रेडिक्ट वैल्यू से कम होता है तो उसे एनामोली के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इस मैप पर कुछ कुछ इलाकों पर तो ग्रेविटेशनल एनामोली का क्रिएट होना ईजिली समझ में आता है, जैसे हिमालय की चोटियों पर हाई ग्रेविटेशनल एनामोली देखी जाती है क्योंकि उनकी ऊंचाई एवरेज जमीन के लेवल से बहुत ज़्यादा है। मगर एक हिस्सा है इस पूरी धरती में जिसकी गुत्थी इस मामले में आसानी से सॉल्व होती ही नहीं है, और इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो है इंडियन ओशन में मौजूद ग्रेविटी होल। अब देखो, ये जनरली एनामोली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, मगर इंडियन ओशन में मौजूद है जायंटिक ग्रेविटी होल। करीब 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा वीक है कि ग्लोबल एवरेज के मुकाबले यहाँ का वाटर लेवल 106 मीटर नीचे जा चुका है। अब इस हिस्से में ग्रेविटी का इतना कम होना
सिर्फ और सिर्फ इसी ओर संकेत करता है कि यहाँ पर पार्टिकल्स और मास का कंसंट्रेशन उतना नहीं है जितना दुनिया के बाकी ओशियंस में होता है, क्योंकि पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन भी किसी तरह की ग्रेविटी को बढ़ाने या फिर घटाने में अहम रोल प्ले करता है। लेकिन इस समस्या का पता लगाने के बाद फाइनल कड़ी यहाँ पर अटक रही थी कि उस समस्या को क्रिएट किसने किया, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल कंसंट्रेशन किस वजह से कम हुई है। अब और सिंपली करके बताना हो तो ये समझ लीजिए कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से होने वाले डिस्टर्बेंस की वजह से ही इस पूरे इलाके में ऐसी हलचल हुई है कि आज ये कहानी कुछ इस तरह की हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों।